नमस्कार। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ माध्यम से बीएड के बारे में विस्तृत सूचना दूंगी। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सत्र 2022-23 का ब्रोशर है। इसमें आप इसको यूपीआरटीओ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देती हूँ कि आप इसमें आवेदन कब कर सकते हैं। इसके आवेदन हेतु मूल अर्हता ये है कि आपको कोई भी प्राइमरी में एनसीटी अप्रूव्ड कोई भी डिप्लोमा फ़ेस टू फेस मोड में यानी रेगुलर होना चाहिए। आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा आप किए होंगे, तभी आप दूरस्थ बीएड हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगे। यह इसकी मूल अर्हता है। इसके बिना जिन लोगों ने ये 2 वर्षीय कोई भी बीटीसी, डीएलएड, बीएड, डीएड कार्यक्रम नहीं किया है, तो वो लोग यहाँ दूरस्थ बीएड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने सुना होगा, इग्नू बीएड से भी बीएड होती है। इसमें इग्नू बीएड में और यूपीआरटीओ बीएड में एक मूल अंतर ये है कि जो अभ्यर्थी प्राइमरी में टीचर हैं, अगर वो बीएड करना चाहते हैं अपनी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, जिसमें टीजीटी पोस्ट वगैरह के लिए बीएड मांगते हैं, तो हमारे पास बीएड नहीं होता है, तो वो अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं, तो उनके साथ में ये समस्या आती है कि जो लोग प्राइमरी में टीचर हैं, वो अपनी टीचिंग के साथ में कैसे बीएड करें। इग्नू बीएड में फ़र्स्ट ईयर में 1 महीने की टीचिंग, वो भी जूनियर स्कूल में यानी कि इंटर कॉलेज में मांगते हैं, जिसमें आपको इंटर कॉलेज में टीचिंग करनी होती है। और सेकेंड ईयर में इग्नू बीएड के लिए आपको 4 महीने की टीचिंग कराते हैं। जबकि यूपीआरटीओ द्वारा बीएड जो कराई जाती है, उसमें आप अगर बेसिक में शिक्षक हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसमें प्रथम वर्ष में जो 2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें कोई भी टीचिंग नहीं है, और द्वितीय वर्ष में केवल 1 मंथ की टीचिंग होती है, जिसमें कि आप उसी विद्यालय में कार्यरत रहकर टीचिंग कर सकते हैं। तो आपको कोई भी जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें आपको टीचिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात आपको कोई भी विदाउट पे लीव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग यह इग्नू से ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मैंने भी इग्नू की बीएड का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मुझे जब इसकी कंडीशंस पता चली तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको उचित लगे वो आप चुन सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ और जानकारी बता देती हूँ। जैसा कि ये सत्र 2022-23 के लिए विवरणिका दी गई है, इसकी कुछ प्रस्तावित तिथियाँ हैं। ये फॉर्म प्रारंभ हो चुका है 31 मई 2022 से, और आप इसका अंतिम आवेदन कर सकते हैं 29 जून 2022 तक। अगर किसी कारणवश आपका फॉर्म रह गया हो आवेदन हेतु, तो आप विलंब शुल्क सहित 9 जुलाई 2022 तक इसे आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको 10 जुलाई से 14 जुलाई तक आवेदन में संशोधन का भी समय दिया जाएगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी गलत भर गई है, त्रुटि हो गई है, तो आप उसमें संशोधन अवश्य कर दें, अन्यथा जो भी आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आपका कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप फॉर्म को सोच समझकर ठीक भरें। इसके पश्चात इसमें जो दिया गया है, 21 जुलाई से आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। आप इसकी जानकारी के लिए समय समय पर साइट को चेक करते रहें, क्योंकि इसमें कभी कभी मैसेज नहीं आता है। तो आपको अगर थोड़ा सा लेट आप चेक कर पाते हैं और आपकी तिथि निकल जाती है, तो आपको समस्या होगी। इसमें प्रवेश परीक्षा की तिथि संभावित दी गई है 6 अगस्त। जैसा कि ये कंफर्म नहीं है, तो आपको समय समय पर यह तिथि देखनी पड़ेगी कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 6 अगस्त को ही है, थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। तो इसकी सूचना हर दिन अपडेट की जाती है साइट पर, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके पश्चात अगस्त माह में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसा कि लगभग 15 से 20 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और उसके पश्चात प्रवेश हेतु काउंसलिंग होती है, और इसकी काउंसलिंग जो है वो इलाहाबाद ही होती है, जो राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में। इसके पश्चात मैं आपको इसकी सूचना बता देती हूँ। इसमें कुल जो स्थान हैं 500 सीट्स हैं। 500 सीट्स के अलावा 5 सीटें पर सेंटर ईडब्ल्यूएस की हैं, अर्थात 10 सेंटर्स जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय के निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार 500 सीटें टोटल SC ST जो
जनरल ओबीसी की, और 50 सीट्स जो होती हैं वो ईडब्ल्यूएस स्थानों के लिए होती है। तो कुल 550 सीट्स होती हैं। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे इसमें 8 कॉलेज दिए गए हैं और 2 कॉलेज प्रस्तावित हैं। तो इसमें से कुछ 2 कॉलेज, एक अम्बेडकर नगर का और एक मथुरा का कॉलेज अभी हटा दिया गया है। हो सकता है उसके अलावा कुछ सेंटर्स इसमें जोड़े जाएं, तो वो आपको काउंसलिंग के समय बता दिया जाएगा। इसके पश्चात प्रवेश पात्रता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कोई भी फेस टू फेस मोड में एनसीटीई द्वारा 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किए हों, और इसके अलावा आपने स्नातक या परास्नातक किया हो जिसमें आप 50% या 55% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। इसके अलावा आपने कोई भी एक विषय स्नातक स्तर पर और एक विषय, या तो दोनों ही विषय स्नातक स्तर पर लिए हों या एक विषय स्नातक स्तर पर और एक विषय इंटर स्तर पर लिया हो, जैसे कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसके पश्चात मैं आपको बता देती हूँ प्रवेश पद्धति। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फ़ीस है 1200 रुपये और विलम्ब शुल्क सहित, जो कि आपको बताया गया था, 1500 रुपये। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है 900 रुपये और विलम्ब शुल्क सहित 1200 रुपये हैं। इसके पश्चात जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको जो काउंसलिंग हेतु जाना है वहाँ पर आपको एक 300 रुपये परामर्श शुल्क के रूप में जमा करने पड़ेंगे, और जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपये परामर्श शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इसके पश्चात अगर आपने किसी कारणवश आपका काउंसलिंग नहीं हो पाती है, आप किसी के लिए अपात्र घोषित हो जाते हैं, तो आपकी ये फ़ीस वापस नहीं की जाती है। और इसके अलावा आपको जैसे कि हर वर्ष कुछ जो भी कार्यक्रम शुल्क होती है वो उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। जैसे कि इस वर्ष बीएड कार्यक्रम शुल्क 18,500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें आपको प्रत्येक वर्ष 18,500 रुपये का डीडी अथवा कैश में भी आप या ऑनलाइन वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। अब आपको मैं प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु प्रक्रिया इसमें दी गई है स्टेप बाय स्टेप। उसमें मैं आपको एक ब्राउज़र में जाकर बता दूंगी। इसके पश्चात आप प्रवेश परीक्षा तिथि, केंद्र सहित इसमें सब कुछ दिया गया है। प्रवेश परीक्षा के बारे में और पाठ्यक्रम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 2 पेपर आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल मेंटल एबिलिटी के 50-50% क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन होंगे। दोनों ही पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। तो कुल जो भी दोनों खंड होते हैं वो मिलाकर 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 150 मिनट का समय होता है आपके पास। अब आप देख रहे हैं दूसरे वाले खंड में शिक्षण अभियोग्यता, अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो आते हैं। इसमें 30-30 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स के होते हैं और 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। इसके पश्चात आपको इसमें जो भी प्रश्न है उनका एक फॉर्मेट भी दिया गया है। इसके पश्चात इसमें आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है वो बताया गया है, जो कि आप सभी पहले से ही जानते हैं। बीएड ODL प्रोग्राम की जो भी चारों सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरी सूची दी गई है। इसके पश्चात प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आपको बनाना पड़ेगा उसमें सब कुछ दिया गया है। मूल्यांकन पद्धति, इसमें असाइनमेंट 30% मार्क्स होता है और 70% जो मार्क्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स के होते हैं, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। इसके पश्चात आपके जो भी नीचे कुछ शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हों वो आपको बनवाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड कार्यक्रम है तो शपथ पत्र का प्रारूप यह शपथ पत्र सभी को 10 रुपये के नोटरी पर सभी को काउंसलिंग में बनवा कर ले जाना होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, EWS, जनरल, OBC, SC, ST, दिव्यांग अथवा स्वतंत्रता सेनानी, किसी भी कैटेगरी में हो। जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु जाएंगे उनको ये शपथ पत्र बनवाना अनिवार्य होता है। इसके पश्चात बीएड पाठ्यक्रम हेतु अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराना होता है यदि आप किसी भी बेसिक या प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, और तो आपको इसी प्रारूप के अनुसार
यह प्रपत्र जमा कराना होता है ओरिजिनल फॉर्म में। यहाँ आप संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर के स्थान पर हेड के साइन या जो भी आपके इंचार्ज हों उनके साइन और प्रति हस्ताक्षरी के नाम और मोहर में आप बीईओ के या बीएसए के साइन करा सकते हैं और आपको काउंसलिंग के समय से अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। इसके पश्चात जो भी प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं, जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी में आते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग उसका प्रमाण पत्र अवश्य ले जाना है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, किस प्रारूप पर आपको उपलब्ध कराना है। इसके पश्चात ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, जैसा कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उन्होंने इस प्रारूप पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवाया होगा। इसके पश्चात सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब आपको